हेलो दोस्तों, मैं नोबिता वापस से आ चुका हूँ न्यू स्टोरी के साथ। अगर इस स्टोरी पे 200 लाइक आते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड 1 सम्राट गाड़ी रोको। सिटी हॉस्पिटल, शाम का वक्त। अस्पताल के कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी आंखें नम लिए बैठा हुआ था। उस बूढ़े की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। करीब 2 घंटे से वह अस्पताल के कॉरिडोर में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। उसमें से एक 6 फुट का हटा कट्ठा लड़का बाहर आया। उसके चेहरे पर मास्क था। वह लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आकर खड़ा हो गया। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, चिंता मत कीजिए बाबा, आपके पोते का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। उस बूढ़े आदमी की आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वह बह गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता था अगर मेरे पोते का ऑपरेशन आप करेंगे तो वह जरूर बच जाएगा। फिर भी इस दिल को घबराहट तो हो ही रही थी। सम्राट ने एक मीठी सी मुस्कान पास करके कहा, हाथ मत जोड़िए बाबा, आप मेरे दादाजी की उम्र के हैं। उस बूढ़े आदमी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, जीते रहो बेटा, तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम चाहते हो। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। सम्राट ने एक मुस्कान उस बूढ़े आदमी को पास की और फिर सम्राट अपने केबिन में आ गया। सम्राट ने केबिन में आकर सबसे पहले वॉशरूम गया। सम्राट वॉशरूम में नहा रहा था और बाहर उसका इकलौता दोस्त युवराज वॉशरूम का गेट बजा रहा था। करीब 5 फुट 11 इंच की हाइट, देखने में हैंडसम, सम्राट का बचपन का दोस्त, हमेशा ही सम्राट के साथ रहता है, एक सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट है। सिर्फ 25 साल की उम्र में युवराज ने खुद को मेडिकल वर्ल्ड में साबित कर दिया था। सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, अबे युवराज, 2 घड़ी तो रुक जा, अभी अभी सर्जरी करके आया हूँ, कम से कम फ्रेश तो होने दे। युवराज वॉशरूम के गेट के बाहर खड़ा होकर बोला, भाई शायद तू भूल गया, कल अमावस है और तुझे आज अपनी पुश्तैनी हवेली जाना है। मैं तो बस तुझे याद दिलाने आया था। तू 25 साल का हो गया है ना, इसलिए दादू ने आज 25 बार कॉल किया है। युवराज की बात सुनकर सम्राट ने अपने बदन पर टॉवल लपेटा और वॉशरूम का गेट खोला। सम्राट इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। 6 फुट की हाइट, जिम में बनाई हुई बॉडी, हल्का सांवला रंग, छोटी छोटी आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, होठों पर एक शरारती मुस्कान जो किसी को भी घायल करने के लिए काफी है। युवराज ने एक नज़र सम्राट को देखकर कहा, यार साले, तू क्या खाता है? तुझे देखकर तो लड़कों की भी नीयत खराब हो जाए। सम्राट ने अपनी छोटी आंखों को और छोटी करके कहा, तेरी नीयत तो खराब नहीं हो रही। इस पर युवराज ने हंसते हुए कहा, अरे मैं अपनी नीयत की बात नहीं कर रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, इंटर्न्स जो भी है, हर कोई सिर्फ सम्राट सम्राट ही करता रहता है। ऐसा क्या है तुझमें जो हॉस्पिटल की सारी लड़कियां तेरे पीछे पागल है? सम्राट ने हंसते हुए कहा, अबे भूल गया, हॉस्पिटल का रणबीर कपूर हूं मैं। इस पर युवराज ने हंसते हुए कहा, अरे तेरे सामने तो रणबीर कपूर भी फेल है, देख जरा खुद को कितना हैंडसम है तू। सम्राट ने युवराज को देखकर कहा, हैंडसम तो तू भी बहुत है, पता नहीं तुझसे कोई लड़की पटती क्यों नहीं। इस पर युवराज ने कहा, लगता है मुझे तो किसी आत्मा को ही पटाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा लड़की तो मुझसे पटेगी नहीं। सम्राट ने टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए कहा, भाई तुझसे आत्मा भी नहीं पटेगी, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। इस पर युवराज हंसते हुए बोला, देख मैं जानता हूँ तू भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ चीज तो होती है जिसे मेडिकल साइंस भी मानती है। युवराज फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं और तुम इस बात पर कभी अग्री नहीं होते, एक यही टॉपिक है जिसमें हम दोनों की राय अलग अलग है। सम्राट ने कबर्ड में से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, मैं रेडी होकर आता हूँ, फिर चलते हैं, इस टॉपिक पर बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अगले ही पल सम्राट ड्राइव कर रहा था और युवराज उसकी बराबर में बैठा था। दोनों के बीच खामोशी थी। 4 घंटे बाद, 4 घंटा ड्राइव करने के बाद सम्राट ने गाड़ी एक हाईवे के ढाबे पर रोकी। दोनों ढाबे के अंदर गए। दोनों ने खाना ऑर्डर किया और खाना खाते हुए बात करने लगे। युवराज ने कहा, यार सम्राट, समझ नहीं आता, दादू तुझे हर अमावस को हवेली क्यों बुलाते हैं? मैंने दादू से, दादी से, दोनों से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे सही सही जवाब देते ही नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इस पर सम्राट ने कहा, पता तो मुझे भी नहीं है, पहले मुझे हवेली बुलाएंगे, फिर मेरे सामने नम आंखों से बैठ जाएंगे, फिर मेरे साथ इमोशनल अत्याचार करेंगे, फिर सुबह सुबह मेरे साथ पूजा करेंगे, पूजा भी इतनी लंबी जो 4-6 घंटे तक चलती है। यार युवराज, सच बताऊं, मेरा मन नहीं करता हवेली जाने का। इस पर युवराज ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, तेरी हवेली है भी तो जंगलों में, आसपास 2-4 छोटे छोटे गांव हैं, बाकी तो जंगल ही है। वही तो मुझे समझ नहीं आता, दादू दादी उस हवेली में रहते ही क्यों हैं? कितनी बार कहा है उन्हें कि मेरे साथ दिल्ली आ जाए। हम यहाँ अपने विला में रहते हैं,
पूजा तो यहाँ भी हो जाएगी, लेकिन दादू मानते ही नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करके पिछले 10 साल से मुझे वही बुला रहे हैं। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई और फिर वह ढाबे से निकल गए। सम्राट ड्राइव कर रहा था और युवराज की आंख लग गई। रात हो गई थी, सम्राट को अभी 3 घंटे और ड्राइव करना था। जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। युवराज को तो थोड़ा बहुत डर लगता भी था, लेकिन सम्राट बहुत निडर था। सम्राट ड्राइव करते करते थकने लगा था। वो पिछले 6 घंटे से ड्राइव कर रहा था। 1 घंटा और ड्राइव करने के बाद पुश्तैनी हवेली पहुंच जाते। जंगल का रास्ता, हवाएं चल रही थी, सड़क पर कोई नहीं था। अगर इस वक्त युवराज ड्राइव करता हो तो डेफिनेटली वह थोड़ा सा डर जाता, लेकिन सम्राट, उसे तो जैसे निडरता का वरदान प्राप्त था। ना तो वह किसी भूत प्रेत से डरता था और ना ही इन चीजों को मानता था। उसे लगता था आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती। सम्राट को नींद भी आ रही थी। वह जैसे तैसे खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। सम्राट ने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वह पुश्तैनी हवेली पहुंच जाता। सम्राट ने थकावट की वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सम्राट ने करीब 10 मिनट तक स्पीड से गाड़ी चलाई। तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, गाड़ी रोको सम्राट। सम्राट ने आवाज को इग्नोर किया। सम्राट का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर ही था। उसे नींद भी आ रही थी। तभी उसके कानों में फिर से एक ठंडी आवाज आई, गाड़ी रोको सम्राट। इस बार सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, युवराज चुपचाप बैठ जा, मुझे भी नींद आ रही है। खुद तो तू सो गया, जैसी चल रही है चलने दे, 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सम्राट ने फिर से वह आवाज इग्नोर कर दी। अगले ही पल सम्राट के कानों में वह आवाज फिर आई, गाड़ी रोको सम्राट, उसे तुम्हारी जरूरत है। सम्राट को गुस्सा आ गया और उसने झटके से अपना पांव ब्रेक पर रखा। कुछ ही सेकंड में गाड़ी झटके से रुक गई। सम्राट ने सीट बेल्ट खोलकर युवराज की तरफ देखकर उसे एक पंच मारते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्यों रुकवाई गाड़ी? युवराज जो कि नींद में था, उसने अपनी आंखों को मलते हुए हैरानी से सम्राट को देखकर कहा, भाई तू अंधा बहरा दोनों है क्या? तुझे दिखता नहीं मैं सो रहा था। और मारा क्यों? आराम से भी उठा सकता था। सम्राट ने गुस्से में कहा, युवराज मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे भी नींद आ रही है। खुद तो 3 घंटे से सो रहा है और अब मैं जल्द से जल्द हवेली पहुंचाना चाहता हूं, तो तूने गाड़ी रुकवा दी। इस पर युवराज को भी गुस्सा आ गया। युवराज भी चिल्लाते हुए बोला, अबे मैं क्यों गाड़ी रुकवाऊंगा, मैं तो आराम से सो रहा था। सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुझे क्या लगता है कोई भूत प्रेत मेरे कानों में आकर गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा था? युवराज का ध्यान अब गाड़ी के बाहर गया। वह दोनों एक सुनसान रास्ते पर जंगल के बीचों बीच थे। युवराज ने आसपास नजर घुमाकर डरते हुए कहा, जहां तूने गाड़ी रोकी है ना भाई, वहां से तो यही लगता है कि किसी भूत प्रेत ने ही गाड़ी रुकवाई है। सम्राट ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, मैं थक गया, 10 मिनट का रास्ता है, तू ड्राइव कर। इस पर युवराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज भाई माफ कर दे, 10 मिनट की तो बात है, तू कर लेना ड्राइव। देख तू मेरा अच्छा वाला दोस्त है ना, प्लीज, तू तो जानता ही है ऐसे रास्ते पर मुझे ड्राइव करते हुए थोड़ा सा डर लगता है। अबे तू सच में साइकियाट्रिस्ट है? सम्राट ने हैरानी से पूछा। इस पर युवराज ने बड़ी मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों के बीच जमकर बहस हो रही थी और तभी उनकी गाड़ी के सामने से एक लड़की गुजरी। उस लड़की ने लाइट पिंक कलर का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। उसका दुपट्टा जमीन से रगड़ता हुआ जा रहा था। वह लड़की ऐसे गुजर रही थी जैसे उसे किसी चीज का होश नहीं। वह अपनी आंखें सामने किए हुए चलती जा रही थी। युवराज और सम्राट की नजर उस लड़की पर पड़ी तो युवराज के मुंह से निकला, अबे यहाँ तो आत्मा है, गाड़ी स्टार्ट कर निकलते हैं यहाँ से। सम्राट ने युवराज की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा, तू पागल है, आत्मा इतनी सुंदर होती है? मैं देखकर आता हूँ कौन है ये लड़की। हो सकता है रास्ता भटक गई हो, इस जंगल में इस लड़की को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। सम्राट बाहर उतरने लगा तो युवराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, समझने की कोशिश कर, इस लड़की से हमें क्या मतलब? तू चल यहाँ से, वैसे भी मुझे यहाँ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, भाई प्लीज चल यहाँ से। सम्राट ने युवराज का हाथ झटकते हुए कहा, एक डॉक्टर होने के नाते लोगों को बचाना मेरा कर्म है, सिचुएशन जो भी हो मैं अपने कर्म से नहीं पलटूंगा। युवराज बोला, अबे जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कर्म का क्या घंटा बजाएगा। सम्राट गाड़ी में से उतरता हुआ बोला, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सम्राट गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पीछे चला गया। युवराज ने आसपास नजर घुमाई तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। वह भी जल्दी से गाड़ी से उतरा और डरता हुआ सम्राट के पीछे पीछे चल दिया। वह लड़की बेसुध सी होकर चले जा रही थी। उसे होश नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। सम्राट ने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, ए लड़की सुनो, कौन हो तुम? यहाँ जंगल में क्या कर रही हो?
क्या तुम रास्ता भटक गई हो? चलो मुझे बताओ कहाँ जाना है। मैं छोड़ देता हूँ। लड़की तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो यहाँ से गांव कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने सम्राट की बात सुनी ही नहीं, वो तो बेसुध सी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। सम्राट ने नोटिस किया कि वह लड़की एक कुएं की तरफ बढ़ रही है। वह कुआं जंगल के बीचों बीच था, आसपास खाली जगह थी। सम्राट को समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की सुसाइड करने जा रही है। सम्राट तेज तेज कदमों से उस लड़की की तरफ जाने लगा, लेकिन वह लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और न ही वह पलटकर सम्राट की बातों का जवाब दे रही थी। सम्राट तेज तेज चल रहा था और तभी सम्राट के कानों में एक और आवाज सुनाई दी, जल्दी करो वरना वो भी कुएं में कूद जाएगी। आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों जा रही थी वो आत्महत्या करने? किस पूजा के लिए सम्राट हर महीने अमावस की रात हवेली जाया करता था? एपिसोड 2 ये लड़की चोरनी है। उस लड़की ने सम्राट की बात सुनी ही नहीं, वह तो बेसुध सी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। सम्राट ने नोटिस किया कि वह लड़की एक कुएं की तरफ बढ़ रही है। वह कुआं जंगल के बीचों बीच था, आसपास खाली जगह थी। सम्राट को समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की सुसाइड करने जा रही है। सम्राट तेज तेज कदमों से उस लड़की की तरफ जाने लगा, लेकिन वह लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। न ही वह रुक रही थी और न ही वह पलटकर सम्राट की बातों का जवाब दे रही थी। सम्राट तेज तेज चल रहा था और तभी सम्राट के कानों में एक और आवाज सुनाई दी, जल्दी करो वरना वो भी कुएं में कूद जाएगी। अब आगे सम्राट ने इस बार भी आवाज की और ध्यान नहीं दिया, बल्कि इरिटेट होकर बोला, अंडस्को युवराज मैं जा तो रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रही तो क्या करूँ, इसे तो मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। सम्राट ने फिर से उस लड़की को कहा, अंडस्को ए लड़की तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? मरने का इरादा है, रुक जाओ मेरी बात सुनो। लेकिन वो लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस बेसुध सी उस कुएं की तरफ चलती जा रही थी। इस बार सम्राट ने अपने कदमों की स्पीड तेज की, क्योंकि वो लड़की कुएं से 4 कदम ही दूर थी। वो लड़की कुएं के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। कुएं की हाइट ज्यादा नहीं थी। उस लड़की ने अपना एक पैर उठाया और कुएं की बाउंड्री पर रख दिया। ये देखकर सम्राट की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। सम्राट ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को ए लड़की मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देत? मरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उतरो वहां से। लेकिन लड़की ने तो दूसरा पैर भी कुएं की बाउंड्री पर रख दिया। जैसे ही वो कुएं में जंप लगाने के लिए हुई, सम्राट ने उस लड़की की कलाई पकड़ ली और उसे खींच लिया। लड़की अपना बैलेंस नहीं बना पाए और सीधा सम्राट के ऊपर गिर पड़ी। सम्राट इस वक्त नीचे था और लड़की बिल्कुल उसके ऊपर। वह लड़की गिरते ही बेहोश हो गई। सम्राट ने अभी उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। सम्राट ने करवट लेकर उस लड़की को साइड किया और उसके चेहरे से उसके बाल हटाए। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की है ही नहीं। सुंदरता में वो उर्वशी, मेनका, रंभा सभी अप्सराओं को मात दे रही थी। 5 फुट 4 इंच हाइट, चेहरे पर मासूमियत, मुश्किल से 17-18 साल की उम्र होगी, बॉडी मॉडल से भी ज्यादा परफेक्ट। सम्राट की नज़र उस लड़की पर ही टिक गई। सम्राट उस लड़की को ही देखता रहा। उसे तो सुध ही नहीं रही कि वो उस लड़की को कैसे निहार रहा है। तभी युवराज उसके पास आकर बोला, अंडस्को अबे कौन है ये लड़की? युवराज की आवाज जब सम्राट के कानों में पड़ी तब वो अपने होश में आया। सम्राट उस लड़की से दूर हुआ और अगले ही पल उसने उसे अपने गोद में उठा लिया। सम्राट ने युवराज को देखकर कहा, अंडस्को अरे मुझे क्या पता कौन है। कुएं में कूदने जा रही थी, मैंने बचा लिया, लेकिन ये बेहोश हो गई है। समझ नहीं आता इतनी रात को जंगल में अकेले क्या कर रही थी, लेकिन लड़की बड़ी डेयरिंग है, डरी भी नहीं। युवराज को आसपास अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। एक तो वो पहले ही उस सुनसान सी जगह को देखकर अंदर ही अंदर डर महसूस कर रहा था, ऊपर से वहां इस तरह किसी लड़की को देखकर उसे और ज्यादा डर लग रहा था। युवराज ने फिर सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को सम्राट यहाँ से निकलते हैं। यार यह कोई जगह है, यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से कोई भूत निकल कर आ जाए। तू चल यार जल्दी हवेली चल। सम्राट आगे आगे चल रहा था और युवराज उसके पीछे पीछे। दोनों ही अपनी गाड़ी से काफी दूर निकल आए थे। दोनों को चलते चलते 10 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अभी गाड़ी तक नहीं पहुंचे थे। युवराज थकने लगा था और हौंफते हुए बोला, अंडस्को यार जब आए थे तब गाड़ी इतनी दूर तो नहीं थी, अब कहाँ चली गई? मैं तो गाड़ी की हेडलाइट भी जला कर आया था, लेकिन अब तो पता ही नहीं चल रहा गाड़ी है कहाँ। इस पर सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को तू थक गया। हद हो गई यार, तू अकेला चल रहा है तब भी थक गया। मुझे देख, मैं इस 45 किलो को गोद में उठाकर चल रहा हूँ, मैं कितना थक गया होगा। दोनों ही पक्के रास्ते पर आ गए थे,
लेकिन गाड़ी का नामो निशान भी नहीं था। युवराज ने हैरान होते हुए कहा, अंडरस्को यार एक यही रास्ता तो है जहां हवेली जाते हैं, इसी रोड पर हमने गाड़ी रोकी थी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक हमारी गाड़ी का नामो निशान भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी आत्मा ने हमारी गाड़ी गायब कर दी हो। अब सम्राट का दिमाग खराब हो गया। उसने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को हो ना हो ये लड़की चोरनी है, इसका पूरा ग्रुप यही काम करता है। ये मुसाफिरों को भटकती है और इसके बाकी के साथी उनका सामान चुरा ले जाते हैं। अब लड़की होश में आएगी तभी बताएगी हमारी गाड़ी कहाँ है। युवराज ने कहा, अंडरस्को तू पागल है, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते तो ये कुएं में कूद जाती और तू कह रहा है कि यह लड़की चोरनी है। मुझे नहीं लगता कि गाड़ी के गायब होने में इसका कोई हाथ है। मुझे तो वैसे भी ये जगह अच्छी नहीं लग रही, ऊपर से गाड़ी भी नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो आज के बाद तेरे साथ आऊंगा ही नहीं। तू तो किसी दिन मुझे किसी आत्मा से मरवा देगा। दोनों रोड पर खड़े थे और दोनों को टेंशन हो रही थी। कब से उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से ही काम चलाया था, लेकिन अब तो युवराज के मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने लगी थी और सम्राट का मोबाइल तो गाड़ी में था। अगर युवराज के मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती तो वहां घनघोर अंधेरा छा जाता। सम्राट ने कुछ सोचकर कहा, अंडरस्को यार गाड़ी गई तो गई, छोड़, सुबह दादा से कहकर ढूंढवा लेंगे। यहाँ से हवेली ज्यादा दूर नहीं है, हम पैदल ही चलते हैं। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को तुझे पता भी है किस साइड हवेली है? अब ये बात तो सम्राट को भी नहीं पता थी। आखिर दोनों रास्ते एक जैसे ही थे। अगर उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया तो पूरी रात वो चलते ही रहते। युवराज और हल्के गुस्से में बोला, तुझे पहले ही कहा था अंडरस्को गाड़ी से बाहर मत निकल, लेकिन तू तो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है ना। अब गाड़ी भी गई, ऊपर से ये लड़की गले पर गई, वह अलग, क्या पता कौन लड़की है। कोई आत्मा तो नहीं है, ये भी नहीं पता। तुझे पता भी है जंगलों में आत्माएं भटकती हैं, चुड़ैल रात को घूमती है और तूने बिना सोचे समझे इस लड़की को गोद में उठा लिया। सम्राट ने कहा, अंडरस्को इन बातों का वक्त नहीं है, अब ये सोच किस तरफ चलना है ताकि हम जल्द से जल्द हवेली पहुंच जाएं। यार 45 किलो ही सही, लेकिन इतनी देर तक इसे गोद में लेकर नहीं खड़ा रह सकता। इस पर युवराज ने हल्का सा हंसकर कहा, अंडरस्को 45 किलो तो ऐसे कह रहा है जैसे तू कोई भी सामान उठाकर उसका सही वेट बता देता है। सम्राट ने युवराज की बात इग्नोर की और आसपास नजर घूमने लगा ताकि उसे पता चल जाए कि किस रास्ते जाना है। दोनों को सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की। युवराज की तो हालत खराब हो गई, जबकि सम्राट को गुस्सा आ गया। सम्राट ने सोचा हो ना हो पीछे इस चोरनी के साथी ही होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आज वह सम्राट से बच नहीं सकते। सम्राट ने ज्यादा महसूस नहीं किया, लेकिन युवराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा दानव खड़ा हो या बहुत बड़ा जानवर। युवराज और सम्राट दोनों ने पीछे झटके से पलट कर देखा तो दोनों की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। सम्राट ने गुस्से में कहा, अंडरस्को सक्षम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात को, और तुम हवेली से बाहर आए कैसे? तुमने दादाजी से पूछा? सक्षम को वहां देखकर सम्राट को गुस्सा आ गया, लेकिन युवराज, उसके दिमाग में तो 1000 सवाल आ गए। भला एक 5 साल का बच्चा हवेली से इतनी दूर रात को अकेले कैसे आ सकता है? क्या उसे डर नहीं लगा? सक्षम सम्राट का कजिन ब्रदर था, सम्राट के चाचू का इकलौता बेटा। सम्राट के चाचा और चाची की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। दोनों की मृत्यु एक रात में ही हुई थी, लेकिन कैसे हुई किसी को नहीं पता। ये कह सकते हैं उन दोनों की मौत का एक राज था जो सिर्फ दादाजी जानते थे, और दादाजी ने वो कभी गांव वालों के सामने जाहिर नहीं किया था। सक्षम को दादा दादी ने ही पाला था। सक्षम बिना किसी भाव के युवराज और सम्राट दोनों को देख रहा था और फिर उसने सम्राट की बातों का जवाब देते हुए कहा, सम्राट मैं सक्षम हूँ, सक्षम हर काम के लिए सक्षम है। सम्राट ने गुस्से में कहा, अंडरस्को सक्षम तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। छोटे हो लेकिन बात ऐसी करते हो जैसे कितने ही बड़े हो। तुम यहाँ कैसे आए? चलो हवेली। युवराज को इस वक्त सक्षम को देखकर डर लग रहा था। युवराज की समझ से परे था कि एक 5 साल का लड़का हवेली से इतनी दूर कैसे आ सकता है। युवराज तो बहुत ज्यादा हैरान था, फिर भी उसने सक्षम की तरफ देखकर एक सवाल किया, सक्षम क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इतनी दूर कैसे आए? सक्षम ने बिना भाव के धीरे से कहा, अंडरस्को सक्षम को किसी से डर नहीं लगता, डर भी सक्षम से डरता है। ये सुनकर युवराज को सर्द रात में पसीना आ गया। सच में युवराज को इस वक्त सक्षम से डर लग रहा था। सक्षम के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सक्षम को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह अपना गुस्सा दबा रहा था। सक्षम ने फिर उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को जो सम्राट की गोद में थी, ये लड़की कौन है? सम्राट और तुमने इसे बचाया क्यों? सम्राट कुछ बोलता उससे पहले युवराज ने कहा, अंडरस्को तुम्हें कैसे पता कि हमने इस लड़की को बचाया है?
मैं तुम दोनों को दूर से देख रहा था। जब ये लड़की कुएं में कूदने जा रही थी तो सम्राट ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया और इसे बचा लिया। लेकिन कब तक बचाओगे? एक न एक दिन तो ये लड़की अपनी जान दे देगी। इस पर सम्राट ने गुस्से में कहा, सक्षम, तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखो। 5 साल के हो नहीं और बातें ऐसी करते हो जैसे कितने ही बड़े हो गए हो। किसी की मौत और जिंदगी सिर्फ भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। अगर भगवान चाहेगा तो इस लड़की को कुछ नहीं होगा, समझे तुम? कुछ लोगों की जिंदगी भगवान के हाथ में भी नहीं होती, कुछ लोगों की जिंदगी तो शैतानों के हाथ में होती है। तुम इस लड़की को ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाओगे। इस लड़की के नसीब में मौत लिख दी गई है और बहुत जल्दी ये लड़की मर जाएगी। सम्राट को सक्षम की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। सक्षम हमेशा से ही ऐसी बहकी बहकी बातें करता था। सम्राट ने कई बार दादू से सक्षम को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात कही थी, लेकिन दादू हर बार टाल जाते थे। सम्राट गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले युवराज ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? ये लड़की बहुत जल्दी मर जाएगी। तुम कहीं के ज्योतिषी हो या तुम्हें भविष्य देखना आता है? सक्षम, तुम बहुत छोटे हो और छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। युवराज की बात सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई। सक्षम को देखकर लग रहा था कि वह इस वक्त अपने गुस्से को दबा रहा है। सक्षम की नज़र युवराज और सम्राट को घूर रही थी और तभी पीछे से उसे एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर सक्षम का गुस्सा दोगुना हो गया। एपिसोड 3, ये लड़की इस हवेली में नहीं आएगी। सम्राट को सक्षम की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। सक्षम हमेशा से ही ऐसी बहकी बहकी बातें करता था। सम्राट ने कई बार दादू से सक्षम को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात कही थी, लेकिन दादू हर बार टाल जाते थे। सम्राट गुस्से में कुछ बोलता है उससे पहले युवराज ने पूछा, तुम्हें कैसे पता ये लड़की बहुत जल्दी मर जाएगी? तुम कहीं के ज्योतिषी हो या तुम्हें भविष्य देखना आता है? सक्षम, तुम बहुत छोटे हो और छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। युवराज की बात सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई। सक्षम को देखकर लग रहा था कि वह इस वक्त अपने गुस्से को दबा रहा है। सक्षम की नज़र युवराज और सम्राट को घूर रही थी और तभी पीछे से उसे एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर सक्षम का गुस्सा दोगुना हो गया। फ्लैट आगे वह परछाई कुछ देर सक्षम के सामने खड़ी रही और फिर एकदम से हवा में खो गई। और तभी युवराज ने कहा, सक्षम, अब हमें बताओ, इन दोनों रास्तों में से हवेली किस तरफ है? सक्षम ने घूरकर युवराज को देखा और युवराज एक सेकंड के लिए डर गया। पता नहीं क्यों, लेकिन युवराज को सक्षम में कुछ गड़बड़ लग रही थी। युवराज ने मन ही मन ठान लिया था कि वो हवेली जाते ही सबसे पहले सक्षम को हिप्नोटाइज करेगा, ताकि जान सके कि आखिर सक्षम के दिमाग में चल क्या रहा है। सक्षम ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरफ जाना है। सक्षम आगे आगे चल रहा था, युवराज और सम्राट उससे 3 कदम पीछे। युवराज अभी बहुत हैरान था कि सिर्फ 5 साल का बच्चा हवेली से निकलकर इस जंगल में कैसे आ सकता है। उसके सवालों का जवाब तो अब सक्षम को हिप्नोटाइज करके ही मिलता। युवराज ने धीरे से सम्राट के कान में कहा, अगर तू परमिशन दे तो मैं सक्षम को हिप्नोटाइज करना चाहता हूँ। सम्राट को वह लड़की बहुत भारी लग रही थी क्योंकि सम्राट बहुत देर से उस लड़की को गोद में लिए घूम रहा था। सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, जो करना है कर ले, अगर तेरे हिप्नोटाइज करने से ये ठीक होता है तो इसे ठीक कर दे। समझ ले, ये तेरा एक पेशेंट है जिसे तुझे ठीक करना है। सक्षम आगे आगे चलता हुआ हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे वह युवराज और सम्राट की बात का मजाक उड़ा रहा हो। सम्राट की तो उस लड़की को गोद में लिए कमर टूट चुकी थी, फिर भी उसने एक सेकंड के लिए भी उसे लड़की को युवराज की गोद में नहीं दिया, जबकि युवराज ने कई बार उसे अपने गोद में लेने के लिए कहा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हवेली आ गई। हवेली के बड़े से गेट के पास ही दादा दादी खड़े थे। दादाजी ने जब उन चारों को आते हुए देखा तो उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे, उन भाव को कोई पढ़ नहीं सकता था। जैसे ही वह चारों दादा दादी के पास आए, दादी के मुंह से निकला, सम्राट, ये लड़की कौन है? तेरी कोई दोस्त है? सम्राट ने ना में गर्दन हिलाते हुए प्राउडली कहा, नहीं दादी, जंगल में सुसाइड करने जा रही थी, हमने बचा लिया। दादी ने उस लड़की की शक्ल देखी, दादी के चेहरे के भाव बदल गए, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। दादी ने फिर दादाजी को देखकर कहा, सम्राट के दादाजी, ये लड़की तो मुझे गांव में रहने वाले कुम्हार हरिया की बेटी लगती है। दादाजी ने भी जब उसे लड़की की शक्ल को ध्यान से देखा तो उनके चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। दादाजी ने सम्राट को देखकर कहा, ये लड़की इस हवेली में नहीं आएगी, तुम अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, दादाजी, मैं इस लड़की को पिछले आधे घंटे से गोद में लेकर घूम रहा हूँ, अब और 1 सेकंड इस लड़की को लेकर नहीं चल सकता,
इसे अभी यहीं रहने देते हैं, सुबह मैं इसके घर छोड़ आऊंगा। सम्राट ने इतना कहकर अपना पहला कदम बढ़ाया तो दादाजी उसके आगे आ गए और बोले, अंडस्को, मैंने कहा ना सम्राट, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। तो मतलब ये लड़की इस घर में नहीं आएगी? इसे अभी के अभी इसके गांव छोड़कर आओ। गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सम्राट बुरी तरह इरिटेट हो गया। सम्राट ने कहा, पहले आप मुझे रीजन बताइए कि यह लड़की यहाँ क्यों नहीं आएगी। दादी ने फिलहाल सम्राट की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, तुम नहीं समझोगे, इस लड़की को हम हवेली के अंदर नहीं ला सकते, तुम इसे अभी के अभी गांव छोड़कर आओ। अब सम्राट गुस्से में बोला, अंडस्को, मैं सब समझता हूँ, आपने अभी कहा कि एक कुम्हार की बेटी है और आप ठहरे ऊंची जाति वाले, एक कुम्हार की बेटी आपके घर की दहलीज नहीं चढ़ेगी, इसलिए आप इसे घर में नहीं लाना चाहते। आप आज भी पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं। सक्षम, जो उन सब की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह मन ही मन किसी जीत का जश्न मना रहा हो। दादाजी ने इस बात का फायदा उठाते हुए कहा, अंडस्को, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हारी शादी एक कुम्हार की बेटी से तय कर दी है, तब तुम क्या करोगे? तब भी क्या तुम्हारा यही जवाब होगा? तब भी तुम्हें यही लगेगा कि हम एक पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं? इस पर सम्राट को हल्की सी हंसी आ गई। सम्राट हंसता हुआ बोला, अंडस्को, देखो दादाजी, मैं इस लड़की को आप जहां कहेंगे वहां छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज यह मत कहना कि आपने मेरी कोई शादी वादी फिक्स कर दी है। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, कम से कम 4 साल तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने युवराज की तरफ देखकर इशारा किया और युवराज हवेली के अंदर जाकर एक गाड़ी निकाल कर ले आया। सम्राट ने लड़की को गाड़ी की बैक सीट पर बैठाया, फिर युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, जहां दादाजी कह रहे हैं इस लड़की को छोड़कर आ जाओ। युवराज ने कहा, अंडस्को भाई, इतनी अंधेरी रात में मैं अकेला कहीं नहीं जाने वाला, वैसे भी ये लड़की मुझे भूतनी लग रही है, तू मुझे इस भूतनी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, तू भी मेरे साथ चल। क्या मुसीबत है? इतना कहकर सम्राट भी गाड़ी में बैठ गया। युवराज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। न जाने क्यों सम्राट फ्रंट मिरर में पीछे बेहोश पड़ी हुई उस लड़की को देख रहा था, न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार उसी पर टिक रही थी। युवराज ने नोटिस कर लिया और बोला, अंडस्को, क्या हुआ, इस लड़की से अट्रैक्शन तो नहीं हो गया? युवराज ने बोला तो सच ही था, लेकिन सम्राट ने युवराज की बात को झटकते हुए कहा, अंडस्को, तू पागल है। तुझे क्या लगता है मैं एक गांव की लड़की से प्यार करूंगा? मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ है। वो तो मैं इसे देखकर सोच रहा था कि इतनी रात को अंधेरे जंगल में ये सुसाइड करने क्यों जा रही थी। इस पर युवराज को भी सक्षम की बातें याद आ गई और युवराज ने कहा, अंडस्को, यार ये लड़की तो फिर भी बड़ी है, लेकिन सक्षम, वह तो बस 5 साल का है, वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा था? मैं इस लड़के को हिप्नोटाइज जरूर करूंगा, ताकि मुझे पता तो चले इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, हाँ जरूर, मेरे भाई को ठीक कर दे, वैसे भी वो छोटा सा है, लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे कितना ही बड़ा हो गया हो। कुछ ही देर बाद दोनों ने गाड़ी एक घर के बाहर रोक दी। पूरा गांव इस वक्त सुनसान लग रहा था, सबके घर के दरवाजे बंद थे। युवराज ने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, तुझे पक्का पता है यही घर है? सम्राट ने कहा, अंडस्को, हाँ पता है, हरिया काका को मैं भी जानता हूँ, लेकिन यह नहीं पता था उनकी इतनी बड़ी बेटी भी है। सम्राट गाड़ी से उतरा और एक बड़े से आंगन से होकर एक लकड़ी के गेट तक पहुंचा। उस आंगन में बहुत सारे मटके रखे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि हरिया ने ही उन्हें बनाकर रखा है। सम्राट हरिया के घर के गेट के बाहर खड़ा था, उस पर एक लोहे की चैन लटकी हुई थी। सम्राट ने वह चैन बजाकर कहा, अंडस्को, हरिया काका। 2-4 आवाज लगाने के बाद फाइनली एक आदमी ने गेट खोला। उस आदमी की उम्र करीब 50 साल होगी। उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। हरिया ने जब सम्राट को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, छोटे मालिक आप यहाँ? इस वक्त कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं हवेली आ जाता। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। सम्राट ने बहुत इज्जत के साथ कहा, अंडस्को, हरिया काका, मुझे आज दिल्ली से यहाँ आने में लेट हो गया और मुझे रास्ते में आपकी बेटी मिल गई। मैं आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ। सोचा था सुबह छोड़ दूंगा, लेकिन दादाजी ने सख्ती से कहा कि मैं अभी छोड़कर आऊं। आपकी बेटी गाड़ी में बैठी है। सम्राट की बात सुनकर हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहा, हेमलता। अरे ओ हेमलता। तभी एक 45-46 साल की औरत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बाहर की तरफ आई। उसने जब सम्राट को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही हरिया ने कहा, बिटिया कहाँ है हमारी? हेमलता बोली, वो तो अपने कमरे में ही सो रही थी।
हेमलता और हरिया दोनों के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए। हेमलता जल्दी से घर में गई और उसने अपनी बेटी के कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेमलता जल्दी से बाहर आकर बोली, वहां तो कोई नहीं है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, आपकी बेटी घर के अंदर नहीं, मेरी गाड़ी में बैठी है। मुझे समझ नहीं आता वो इतनी रात को इतनी दूर सुसाइड करने क्यों जा रही थी। आप उससे बात कीजिए, अगर उसके दिल में कोई दुख है तो उसे दूर कीजिए, वरना किसी दिन वो अपनी जान ले लेगी, आप अपनी जवान बेटी को खो देंगे। इस पर हरिया और हेमलता दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, नहीं नहीं छोटे मालिक, ऐसा मत कहिए, हमारी तो इकलौती औलाद है, हम अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते। अगर आप खोना नहीं चाहते तो अपनी बेटी का ध्यान रखिए, सम्राट बोला। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को छोटे मालिक, आज के बाद हम अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखेंगे। सम्राट आंगन से गुजरता हुआ वापस अपनी गाड़ी के पास आया। उसने अपनी गाड़ी का गेट खोला और उस लड़की को गोद में उठाकर हरिया के पास ले आया। सम्राट ने कहा, अंडस्को, आप मुझे बता दीजिए इस लड़की को कहाँ लेटाना है, मैं लेटा दूंगा, जब इसे होश आएगा तब आप इससे खुलकर बात कीजिएगा, यह अपनी प्रॉब्लम आपको जरूर बताएगी। हेमलता की आंखों में तो अब तक आंसू आ गए थे। हेमलता बोली, अंडस्को, जी छोटे मालिक, हम अपनी बिटिया से जरूर बात करेंगे। सम्राट ने हेमलता के बताए हुए कमरे में उस लड़की को लेटा दिया। सम्राट जब कमरे से बाहर आने लगा तो उसकी नज़र उस लड़की के कमरे की दीवारों पर गई। सम्राट हैरानी से उस कमरे की दीवार देखने लगा। फिर सम्राट ने हेमलता से पूछा, अंडस्को काकी, यह सारी पेंटिंग्स आपकी बेटी ने बनाई है? हेमलता ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, जी छोटे मालिक, वो बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है। छोटे मालिक, मेरी बिटिया कभी भी रंगों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो तो फूलों से रंग चुराती है और उसी से यह सारी तस्वीर बनती है। सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे बहुत सुंदर पेंटिंग बनती है आपकी बेटी। हेमलता ने कहा, जी छोटे मालिक। सम्राट कमरे से बाहर आ गया और फिर हरिया की तरफ देखकर बोला, काका चलता हूँ, बहुत थक गया, जाकर हवेली में आराम करूंगा, सुबह फिर दादाजी के साथ पूजा में भी बैठना है। ये सुनकर हरिया के चेहरे के भाव भी हैरानी में बदल गए। फिर भी हरिया ने अपने भावों को छुपाते हुए कहा, अंडस्को छोटे मालिक, थोड़ी देर बैठ जाए, चाय, दूध, लस्सी कुछ पी कर जाए, आप पहली बार हमारे घर आए हैं। इस पर सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को, पहली बार तो नहीं आया काका, बचपन में कितनी बार आता था, याद नहीं आपको? यही आपके आंगन में बैठकर आपके साथ मिट्टी से खेलता था, आप मुझे छोटे छोटे पॉट बनाना सिखाते थे। एपिसोड 4, सम्राट की जान पर खतरा। सम्राट कमरे से बाहर आ गया और फिर हरिया की तरफ देखकर बोला, काका चलता हूँ, बहुत थक गया, जाकर हवेली में आराम करूंगा, सुबह फिर दादाजी के साथ पूजा में भी बैठना है। ये सुनकर हरिया के चेहरे के भाव भी हैरानी में बदल गए। फिर भी हरिया ने अपने भाव को छुपाते हुए कहा, अंडस्को छोटे मालिक, थोड़ी देर बैठ जाए, चाय, दूध, लस्सी कुछ पी कर जाए, आप पहली बार हमारे घर आए हैं। इस पर सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को, पहली बार तो नहीं आया काका, बचपन में कितनी बार आता था, याद नहीं आपको? यही आपके आंगन में बैठकर आपके साथ मिट्टी से खेलता था, आप मुझे छोटे छोटे पॉट बनाना सिखाते थे। ए फ्लैट आगे। हरिया बोला, अंडस्को छोटे मालिक, वो तो बहुत सालों पहले की बात है। हाँ काका, बहुत साल हो गए, लेकिन मुझे अभी याद है। खैर छोड़िए, अब मैं चलता हूँ, दादा दादी इंतजार कर रहे होंगे। सम्राट ने हरिया से इजाजत ली और वहां से चला गया। हवेली में सक्षम बहुत गुस्से में दादाजी को देख रहा था, जबकि दादाजी बेबस भरी नजरों से सक्षम को देख रहे थे। दादी की आंखों में भी सक्षम को देखकर आंसू थे। दादाजी बोले, अंडस्को, सक्षम तुम इतनी रात को बाहर क्यों गए? तुम्हें मना किया है ना कि तुम जंगल की तरफ नहीं जाओगे, फिर भी तुम मेरी बातों को नकारते हुए जंगल की तरफ चले गए। सक्षम गुस्से में बोला, अंडस्को, मैं शिकार करने गया था रणधीर सिंह राणा, तुम मुझे शिकार करने से रोक नहीं सकते। मेरा जब मन करेगा मैं जंगल जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर नहीं बल्कि सम्राट पर ध्यान दो, वैसे भी कल तुम सम्राट को बचाने की एक और कोशिश करोगे। इस पर दादी नम आंखों से बोली, अंडस्को, सक्षम, हम तुम्हें भी बचाना चाहते हैं, हम तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सम्राट को करते हैं, आखिर तुम समझते क्यों नहीं? ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? सम्राट तुम्हारे बारे में 10 सवाल करता है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, रत्नावती, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, हम इसे नहीं समझा पाएंगे, आखिर समझाएं भी किसे? अपने पोते सक्षम को या इसके शैतानी दिमाग को? सक्षम ने इस बार हल्का सा हंसकर कहा, अंडस्को, तुम दोनों मुझे समझा नहीं सकते, तुम जितना मेरे बारे में नहीं जानते मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर ही रहो। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम के जाते ही रत्नावती सोफे पर बैठकर रोने लगी।
दादाजी भी बेबस से होकर सोफे पर बैठ गए। फिर उन्होंने रत्नावती का हाथ पकड़कर कहा, रत्नावती, रोने से क्या होगा? हमारे नसीब में यही लिखा है, एक पोते को बचाने जाते हैं तो दूसरा पोता मौत की दहलीज पर खड़ा होता है। पता नहीं मैं इन सब से कैसे बाहर आऊंगा, पर जब तक जिंदा हूं अपने दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। दादी की आंखों में जो आंसू थे वह रुक नहीं रहे थे। फिर वह बोली, सम्राट के दादाजी, जितनी जल्दी हो सके सम्राट की शादी कर दीजिए, यह शादी ही सम्राट को बचा सकती है। इस पर दादाजी ने कहा, कल पूजा के बाद में सम्राट से उसकी शादी की बात जरूर करूंगा। दादा दादी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी युवराज और सम्राट हवेली में आए। सम्राट दादा दादी के पास बैठकर बोला, छोड़ आए उस लड़की को हरिया काका के घर, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि हरिया काका की इतनी बड़ी बेटी भी है। दादाजी ने सम्राट को देखकर कहा, जाओ जाकर आराम कर लो, सुबह पूजा भी करनी है। पूजा का नाम सुनते ही सम्राट का मुंह बन गया। पूजा कई घंटे की होती थी, जिसमें सम्राट को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता था। सम्राट सोफे से खड़ा हुआ और दादा दादी की तरफ मुंह बनाकर चला गया, जबकि युवराज वहीं बैठा रहा। युवराज ने फिर दादाजी से पूछा, दादाजी, आप मुझे भी अपना पोता मानते हैं ना? दादाजी बोले, युवराज, तुम्हारे भरोसे ही मैंने सम्राट को छोड़ रखा है, वरना मैं तो हवेली के बाहर सम्राट को कदम भी ना रखने दूं। इस पर युवराज ने कहा, दादाजी, फिर मुझे सक्षम के बारे में सब कुछ बताइए। मैं जानता हूँ आप सक्षम को लेकर कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता। आपने आज तक ये भी नहीं बताया सक्षम के माता पिता की मौत कैसे हुई थी। भला 5 साल का बच्चा इतनी रात को जंगल में कैसे जा सकता है? इस पर दादाजी ने युवराज के सिर पर हाथ रखा और सोफे से उठकर बोले, युवराज, तुम इन सब से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहता मेरी हवेली में जो खतरा मंडरा रहा है वह खतरा तुम्हारे ऊपर भी मंडराने लगे। कैसा खतरा दादाजी? आप मुझसे बात तो कीजिए, मुझे बताइए तो। मैं सम्राट नहीं हूँ जो आत्मा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आए दिन ऐसे ही मरीजों से मिलता हूँ जो अपनी जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कंट्रोल कोई और ही कर रहा है। क्या सक्षम के साथ भी ऐसा है? क्या सक्षम की जिंदगी कोई कंट्रोल कर रहा है? मुझसे खुलकर बात कीजिए दादाजी, हो सकता है मैं आपकी मदद ही कर दूं। दादाजी अब अपने कमरे में जाते हुए बोले, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता युवराज, कोई भी नहीं। बस जब तक जिंदा हूँ अपने दोनों बच्चों को सही सलामत देखना चाहता हूँ। युवराज ने फिर दादी जी की तरफ देखा। दादी की आंखों में अभी आंसू थे। दादी भी बोली, युवराज, जाकर सो जाओ, तुम्हारे दादाजी सच कहते हैं, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, हमें अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। युवराज को लगा कि अगर वह दादा दादी से सक्षम के बारे में पूछेगा तो शायद वो उसे बता दे, लेकिन दादा दादी सक्षम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते थे। सक्षम कौन था, क्या था, कैसा था? सक्षम ऐसे रिएक्ट क्यों करता था? सक्षम के अंदर बच्चों वाली हरकतें क्यों नहीं थी? सक्षम के माता पिता की मौत कैसे हुई? किसी को कुछ नहीं पता था। दादाजी ने वह राज ही रखा था, लेकिन अब युवराज ने इस राज को खोलने की ठान ली थी। आखिर ये युवराज के लिए एक चैलेंज था और युवराज उसे हर कीमत पर जीतना चाहता था। दूसरी तरफ सम्राट बेड पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जब भी आंखें बंद करता उसे उस लड़की की शक्ल दिखाई देती है। सम्राट बेचैन हो गया। सम्राट बिल्कुल भी उस लड़की को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन वह लड़की तो जैसे सम्राट के जहन में बैठ गई थी। सम्राट ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। थक हार कर सम्राट बेड से उठ गया और बालकनी में चला गया। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो सम्राट को बहुत सुकून दे रही थी, लेकिन सम्राट के दिमाग में अब भी वही लड़की घूम रही थी। सम्राट आंखें बंद करता तो उसे वह लड़की दिखाई देती, आंखें खोलता तो उसका चेहरा उसे अपनी आंखों के सामने नजर आता। सम्राट अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए उसने एक नींद की टैबलेट लेने की सोची। सम्राट ने टैबलेट ली और देखा पानी नहीं है। सम्राट नीचे पानी लेने चला गया। इस वक्त हवेली में बहुत अंधेरा था। सम्राट नीचे आया और उसने किचन में से पानी लिया और फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी उसने अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की। सम्राट ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सक्षम सम्राट को पिलर के पीछे से देख रहा था। जब भी सम्राट पलट कर देखता, सक्षम पिलर के पीछे छुप जाता। सम्राट को लगा उसका वहम है, इसलिए वो पानी लेकर अपने कमरे में आ गया। फिर उसने टैबलेट ली और थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह सम्राट ने इस वक्त सफेद धोती पहनी हुई थी, उसकी मस्कुलर बॉडी जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सम्राट सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। तभी सम्राट की नज़र हवेली के मेन गेट पर पड़ी।
जहाँ एक 80 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने गेरुए रंग का कुर्ता धोती पहन हुआ था, हाथों में एक लाठी थी, गले में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर तेज इतना कि कोई नहीं कह सकता कि वो 80 साल के हैं। उन्हें देखकर सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सम्राट जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आया और उस बूढ़े आदमी के पैर छूकर बोला, अंडस्को, आइए महापुरोहित जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आप तो जानते ही हैं, दादा दादी मिलकर मेरी और आपकी बैंड बजाएंगे। इस पर महापुरोहित जी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, ऐसा नहीं कहते सम्राट, ये तो पूजा होती है। पूजा को कभी अपमानित नहीं करते। पूजा करने से हमारी अंतरात्मा को शक्ति मिलती है और फिर हम अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। सम्राट ने कहा, अंडस्को, नहीं नहीं महापुरोहित जी, मैं पूजा को अपमानित नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद ही सोचिए, पूरे 4-5 घंटे मुझे आधा नंगा करके हवन कुंड के सामने बैठा देंगे। ये भी नहीं सोचते उनका नाजुक सा पोता उस अग्निकुंड की आग में झुलस जाता है। इस पर महापुरोहित जी ने सम्राट के सीने पर हाथ रखा, जहां एक हल्का सा निशान था, ऐसा निशान जो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस निशान को महापुरोहित जी ने हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को, सम्राट इतना नाजुक तो नहीं है कि 4-5 घंटे की पूजा में परेशान हो जाए। तुम परेशान इसीलिए होते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान पूजा में होता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान पूजा में लग जाएगा उस दिन तुम्हें 4-5 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे। इस पर सम्राट ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। महापुरोहित जी, मैं एक सर्जन हूँ, सक्सेसफुल सर्जन। आप खुद ही बताए, मैं कहाँ पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ। वो तो मैं दादा दादी के कहने पर यह पूजा कर लेता हूँ, उनका दिल रखने के लिए यज्ञ में शामिल हो जाता हूँ। महापुरोहित जी ने फिर से एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, अगर अपने दादा दादी का दिल रखने के लिए पूजा में शामिल होते हो तो अपने दादा दादी का दिल रखने के लिए पूजा में मन भी लगा लिया करो। सम्राट बोला, अंडस्को, महापुरोहित जी, मुझे तो समझ नहीं आता ये पूजा होती क्यों है। महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, सम्राट, ये पूजा इस हवेली में बरसों से चली आ रही है। पिछले 10 सालों से तो ये पूजा में ही करवा रहा हूँ। इस पूजा को तोड़ नहीं सकते, ये नियम के खिलाफ होगा। इस पर सम्राट बोला, अंडस्को, और यह नियम कब तक चलेगा? जब तक तुम पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाओ तब तक ये पूजा ऐसे ही चलती रहेगी। महापुरोहित जी बोले। सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, अंडस्को, एक तो मुझे दादा दादी यह नहीं बताते कि मुझे हुआ क्या है, ऊपर से आप भी दादाजी की तरह बातें करते हैं। अरे मुझे बताइए तो मुझे सुरक्षित रखना किससे है? महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, सम्राट, तुम्हारे ग्रह बहुत कमजोर हैं, तुम्हारे कमजोर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पूजा होती है। सम्राट बोला, अंडस्को, ऐसा कुछ नहीं होता महापुरोहित जी, दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप कहते हैं कि ग्रह मजबूत बनाने हैं। आप भी आजकल की एडवांस दुनिया में जीना सीखिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम आज भी ग्रहों की पूजा करते हैं। महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, सम्राट, जब इस दुनिया में लोगों को मालूम भी नहीं था कि ग्रह कितने होते हैं, उस वक्त सनातन धर्म में 9 ग्रह की पूजा होती थी। नासा के लोग आज भी सनातन धर्म को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि का जुड़ा हुआ हर पहलू सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जो साइंस को आज पता चला है वह तो सनातन धर्म ने बरसों पहले बता दिया था। सम्राट, तुम जितना सनातन धर्म को समझोगे तुम्हारे ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे जैसे कुछ पढ़े लिखे समझदार बच्चे सनातन धर्म को समझना ही नहीं चाहते। इस पर सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को, अच्छा महापुरोहित जी, आप मुझे ताना मार रहे हैं। महापुरोहित जी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने फिर से सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, ताना नहीं है सम्राट, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर क्यों राणा साहब और रत्नावती बेबस हैं सक्षम के सामने। एपिसोड 5, हवन में विघ्न। इस पर सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को, अच्छा महापुरोहित जी, आप मुझे ताना मार रहे हैं। महापुरोहित जी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने फिर से सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, ताना नहीं है सम्राट, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए फ्लैट आगे। तभी वहां दादाजी आकर बोले, अंडस्को, महापुरोहित जी, चलिए, मैंने हवेली के बाहर पूजा की तैयारी करवा दी है, चलिए चलकर हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। महापुरोहित जी और सम्राट दोनों ही गार्डन की तरफ आ गए। गार्डन में एक बहुत बड़ा सा हवन कुंड रखा हुआ था। आसपास पूजा की सामग्री रखी हुई थी। महापुरोहित के साथ 5 पंडित जी भी थे, जिनकी उम्र 25-26 साल से ज्यादा की नहीं थी। देखने में तो वह बाउंसर लग रहे थे, लेकिन थे वह महापुरोहित जी के शिष्य ही। उन सभी लड़कों ने गेरुए रंग की धोती पहनी हुई थी और गले में जनेऊ पहना हुआ था। इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे थे। सूरज की रोशनी अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी।
महापुरोहित जी हवन कुंड के पास बैठे। उन्होंने इशारों में सम्राट को कुंड के सामने बैठने के लिए कहा। सम्राट भी महापुरोहित जी के बिल्कुल सामने हवन कुंड को हाथ जोड़कर बैठ गया। बाकी के शिष्य महापुरोहित जी के पीछे ही बैठे थे। महापुरोहित जी ने एक बार आसमान की तरफ देखा, जहां उन्हें सूरज की एक किरण दिखाई दी, और उन्होंने हवन कुंड की लकड़ियों को धीरे धीरे सजाया और फिर उसमें घी डाला। फिर उन्होंने आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वैसे वैसे उस यज्ञ कुंड में अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। ये देखकर सम्राट को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सम्राट ने यह नजारा कई बार देखा था। महापुरोहित जी आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण करते और हवन कुंड में अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित हो जाती। जैसे ही महापुरोहित जी ने पहले मंत्र का उच्चारण किया, पता नहीं कहां से एक बड़ी सी काली भयानक बिल्ली हवन कुंड की तरफ दौड़ती हुई नजर आई, जिसे देखकर महापुरोहित जी की आंखें फटी रह गई। वह बिल्ली बहुत तेजी से दौड़ती हुई उस हवन कुंड की तरफ आ रही थी। बिल्ली लगातार महापुरोहित जी की आंखों में देख रही थी और महापुरोहित जी भी उस बिल्ली की खूनी लाल आंखों में देख रहे थे। लेकिन महापुरोहित जी ने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका। वह बिल्ली हवन कुंड के बिल्कुल करीब आ गई और अचानक हवा में जोर से उछली। उसका मकसद हवन कुंड में कूदकर उसे बर्बाद करना था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, एक शिष्य ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और फिर उसे हवेली के गार्डन से बाहर ले गया। महापुरोहित जी का शिष्य भी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। वह बिल्ली अपने पंजों से शिष्य को लगातार मार रही थी, लेकिन शिष्य ने एक बार भी मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका और लगातार मंत्रों का उच्चारण करता हुआ उस बिल्ली को पास के जंगल में छोड़ आया। वह शिष्य वापस आया। वह अब भी मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। वह सीधा हवेली के अंदर गया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए नहा धोकर शुद्ध होकर वापस हवन में शामिल हो गया। इस बीच एक बार भी शिष्य ने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका था। अगर वह मंत्रों का उच्चारण रोक देता तो ये हवन यही खंडित हो जाता। कुछ देर हवन चला, तभी अचानक से बारिश की कुछ बूंदें उस हवन कुंड पर गिरी। रणधीर सिंह राणा जी ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। धीरे धीरे धूप निकल रही थी, तो फिर ये बारिश कैसे? उन्होंने फौरन अपने नौकरों को इशारा किया। अगले ही पल कुछ नौकर 10-12 बांस लेकर हवन कुंड के चारों ओर खड़े हो गए। उन बांसों के ऊपर एक मोटा कपड़ा शीट के साथ बंधा हुआ था, जो काफी ऊंचाई पर था, जिस वजह से बारिश की एक भी बूंद हवन कुंड पर नहीं गिरी। नीचे हवन चल रहा था और हवेली की सबसे ऊपरी छत पर सक्षम खड़ा हुआ यह नजारा देख रहा था। सक्षम की आंखें लाल थी। सक्षम बहुत गुस्से में नीचे देख रहा था, जैसे वह अपना सारा गुस्सा उस हवन कुंड पर निकाल रहा हो। ये पैतरा भी फैल होते देख सक्षम ने आंख बंद करके गुस्से में मन ही मन कुछ पड़ा और फिर अचानक से एक कुत्ता अपने मुंह में मांस का बड़ा सा टुकड़ा लेकर हवन कुंड की तरफ आने लगा। लेकिन वह हवन कुंड तक पहुंचता उससे पहले ही रणधीर सिंह राणा खुद उठे और एक डंडे से उस कुत्ते को भगा दिया। पहली बार हवन में इतने विघ्न पड़ते देख राणा साहब और रत्नावती दोनों ही काफी हैरान परेशान थे, लेकिन महापुरोहित सब समझ गए थे। महापुरोहित जी ने अपने सीधे हाथ से लकड़ी का एक चमचा उठाया और उसमें घी लिया और हवन कुंड में डाल दिया। हवन कुंड की अग्नि और ज्यादा ऊपर हो गई। फिर उन्होंने दादा दादी की तरफ देखकर बैठने का इशारा किया। दादा दादी भी हाथ जोड़कर सम्राट के बिल्कुल पीछे बैठ गए। युवराज अब भी वहीं खड़ा था। महापुरोहित जी ने युवराज को भी बैठने का इशारा किया। युवराज भी उन्हीं के साथ बैठ गया। युवराज के दिमाग में एक बात खटक रही थी। घर का प्रत्येक नौकर हाथ जोड़कर हवन कुंड के पास खड़ा था। घर के सारे लोग हवन कुंड में किसी न किसी प्रकार से शामिल थे, लेकिन सक्षम वहां नहीं था। युवराज का दिमाग अब और ज्यादा खराब रहने लगा। उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, क्या दादा दादी ने सक्षम को हवन कुंड में बैठने के लिए नहीं कहा? या सक्षम हवन कुंड में बैठता ही नहीं है? क्या सक्षम का इस पूजा से कोई लेना देना नहीं? क्या सक्षम को पूजा पसंद नहीं? ये सक्षम तो और ज्यादा उलझता जा रहा है। मुझे इस सक्षम की गुत्थी को सुलझाना ही होगा। धीरे धीरे पूजा आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे महापुरोहित जी मंत्रों का उच्चारण करते, वैसे वैसे उनके 5 शिष्य भी उन मंत्रों में शामिल होते। मंत्रों का उच्चारण बहुत ही तेज आवाज में हो रहा था। महापुरोहित जी बीच बीच में इशारों में सम्राट को आहुति डालने के लिए कहते हैं और सम्राट आहुति डालता। प्रत्येक आहुति में अग्नि बहुत ज्यादा ऊपर जाती। महापुरोहित जी की नजर सम्राट के सीने पर बने उस चिन्ह पर थी, जो हल्का सा बना हुआ था। धीरे धीरे वक्त निकलने लगा। सुबह के 9 बजे बज गए। मंत्रों का उच्चारण अभी हो रहा था। हवन कुंड में आहुति अभी डाली जा रही थी। सम्राट के शरीर से पसीना बह रहा था। सम्राट का चेहरा लाल हो गया था, आंखें भी लाल हो गई थी। सम्राट को देखकर लग रहा था जैसे सच में उसके लिए ये कितना मेहनत का काम है। सम्राट इस पूजा में बिल्कुल नहीं बैठना चाहता था, लेकिन दादा दादी के कहने पर वह इस पूजा में हर महीने बैठता था। लेकिन सम्राट का ध्यान उस पूजा में बिल्कुल नहीं होता था और यही बात महापुरोहित को खटकती थी।
6 आवाजें मंत्रों के उच्चारण कर रही थी। एक महापुरोहित जी की और 5 उनके शिष्यों की आवाज इतनी तेज थी कि वह पास के गांव तक भी जा रही थी। पास के गांव में सबको पता चल जाता था कि आज हवेली में पूजा है। मंत्रों के उच्चारण की आवाज हरिया के घर भी जा रही थी। जैसे जैसे मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे, हरिया और उसकी पत्नी हेमलता की आंखों में आंसू थे। हेमलता नम आंखों से बोली, अंडस्को, ये सब कब खत्म होगा? क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमारी बेटी इन सब से कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी? क्या छोटे मालिक को हमेशा ही ऐसी पूजा करनी होगी? परेशान तो हरिया भी बहुत था। हरिया बोला, अंडस्को, हेमलता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ राणा साहब के हाथ में है। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, रणधीर सिंह राणा मर जाएंगे, लेकिन अपने सम्राट को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों को देखकर लग रहा था कि वह दोनों इस वक्त किसी दर्द से गुजर रहे हैं, एक ऐसा दर्द जिसका शायद कभी अंत ही ना हो। हरिया ने पूछा, अंडस्को, क्या हमारी बिटिया उठ गई? हेमलता ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, वो तो अभी सो रही है। हरिया बोला, अंडस्को, सोने दो, वैसे भी उसे आज रात हमें जगा कर रखना है, वो आज रात नहीं सोएगी। हवेली में पूजा निरंतर हो रही थी। एक सेकंड के लिए भी पूजा रुकी नहीं। मंत्रों के उच्चारण उतनी ही गति से हो रहे थे जितनी गति से पूजा की शुरुआत में हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबका ध्यान बस पूजा में था। अगर किसी का ध्यान पूजा में नहीं था, वह था सम्राट। और बिल्कुल 11 बजे पूजा संपन्न हो गई। महापुरोहित जी ने शंख फूंक दिया। उस शंख की आवाज गांव तक गई। पूरी हवेली में उस शंख की आवाज गूंज रही थी। महापुरोहित जी ने सबको उठने के लिए कहा। अंडस्को, सब उठ गए। सबने हवन कुंड के सामने हाथ जोड़े। सम्राट पसीने से तरतर हो गया था, क्योंकि हवन कुंड में सबसे नजदीक सम्राट और महापुरोहित जी ही बैठे थे, जबकि महापुरोहित जी के चेहरे पर पसीने की बूंद भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद सब हवेली के अंदर आ गए। सम्राट तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना ठूस ठूस कर खा रहा था। उसने पूजा के चलते सुबह से कुछ नहीं खाया था। दादी ने उसे खाना परोसा तो वो उस खाने पर टूट पड़ा। महापुरोहित जी और वह 5 शिष्य भी भोजन ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वो सब फर्श पर कपड़ा बिछाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। भोजन ग्रहण करने के बाद महापुरोहित जी और दादाजी दोनों सोफे पर बैठे थे। महापुरोहित जी सम्राट की कुंडली देख रहे थे। सम्राट अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी युवराज ने कहा, अंडस्को, अब कितना खाएगा? खाता ही रहेगा। हवेली में सबने खाना खा लिया, लेकिन तू है कि अब भी खाना ही खा रहा है। उठ जा, थोड़ी तो शर्म कर ले। फाइनली सम्राट ने एक लास्ट बाइट खाकर कहा, अंडस्को, बस हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। वैसे भी कल रात ठीक से सोया नहीं, वो लड़की बार बार मेरे सपनों में आ रही थी। सम्राट ने यह बात ऐसे ही बोल दी, जबकि युवराज के कान खड़े हो गए। युवराज ने कन्फर्म करते हुए कहा, अंडस्को, क्या बोला तूने? कौन लड़की तेरे सपनों में आ रही थी? सम्राट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसने युवराज की बातों को झटकते हुए कहा, अंडस्को, अरे मजाक कर रहा हूँ, तू तो सीरियस हो गया। सम्राट फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला, अंडस्को, दादी, मैं सोने जा रहा हूँ। कल ठीक से सोया नहीं था और अब आपकी पूजा ने मुझे थका दिया। महापुरोहित जी और दादाजी दोनों ही सम्राट को जाते हुए देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन थी। आज रात जो होने वाला था उसको लेकर दोनों ही बहुत परेशान थे। महापुरोहित जी ने कुंडली देखकर दादाजी को कहा, अंडस्को, रणधीर सिंह, अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द उस लड़की से कर दो। जब तक वह लड़की सम्राट के साथ यज्ञ में शामिल नहीं होगी, तब तक सम्राट के शरीर पर बना निशान उभर कर नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि अगली पूजा में वह लड़की सम्राट के बाएं तरफ बैठी हो। सम्राट को आप जबरदस्ती पूजा में बैठा तो सकते हैं, लेकिन उसका मन पूजा में बिल्कुल नहीं होता। उसका मन भटकता रहता है। उसे मन को स्थिर करना होगा, उसे मन को पूजा में लगाना होगा। वह लड़की जब सम्राट के साथ उस पूजा में बैठेगी तो वह पूरे मन से बैठेगी। अर्धांगिनी होने के नाते उसकी पूजा का आधा पुण्य सम्राट को मिलेगा। रणधीर सिंह महापुरोहित जी की बातें समझ रहे थे। फिर वह बेबस आवाज में बोले, अंडस्को, समझ नहीं आता महापुरोहित जी, सम्राट से कैसे कहूंगी? मैं उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहता हूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, एक ऐसी लड़की से करना चाहता हूँ जो कभी गांव से बाहर नहीं गई। कैसे कहूँ सम्राट से कि वह एक ऐसी लड़की से शादी कर ले जो बहुत मासूम है? सम्राट इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। उसे अपने जैसी कोई पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की चाहिए। इस पर महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, सम्राट अपनी जगह गलत नहीं है। आखिर वह एक सक्सेसफुल सर्जन है, तो उसे लड़की भी ऐसी ही चाहिए जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। लेकिन यह उस केस में होता है जहां सब कुछ नॉर्मल हो। आपका पोता नॉर्मल नहीं है। आपको अपने पोते को बचाने के लिए उस लड़की से सम्राट की शादी करनी ही होगी। और सिर्फ शादी ही नहीं,
उन दोनों के बीच प्रेम ही होना बहुत जरूरी है। जब तक वह दोनों एक दूसरे को समर्पित नहीं होंगे, ये समस्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इसका समाधान तभी होगा जब वह लड़की और सम्राट दोनों एक दूसरे को अटूट प्रेम करेंगे। इस पर दादी भी उनके पास आकर बैठ गई और बोली, अंडस्को, प्रेम की बात तो बाद में, महापुरोहित जी मुझे तो डर है कि कहीं ये शादी के लिए मना ही ना कर दे। इसकी शादी उस लड़की से कैसे करवाए? ये तो शादी के नाम से भी भागता है, और अगर हम इसे कहेंगे कि हमने इसकी शादी एक गांव की लड़की से तय कर दी, तब तो ये बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। दादाजी ने पूछा, अंडस्को, महापुरोहित जी कुछ तो उपाय बताए जिससे सम्राट शादी के लिए तैयार हो जाए। महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, सम्राट से झूठ बोल दो। सम्राट से कहो उसे यह शादी सिर्फ कुछ महीने ही निभानी है, उसके बाद वो चाहे तो शादी तोड़ सकता है। इस पर दादी हल्की सी हंसकर बोली, अंडस्को, महापुरोहित जी वो इस बात के लिए भी नहीं मानेगा, चाहे मेरा पोता जैसा भी हो लेकिन किसी की जिंदगी खराब नहीं करेगा। वो सीधा यही कहेगा कि अगर शादी तोड़नी ही है तो वो यह शादी क्यों करें। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, रत्नावती जी, झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा। झूठ के सहारे ही आप सम्राट और उस लड़की की शादी कर सकते हैं। एक बार उन दोनों की शादी हो गई तो यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रही बात प्रेम की, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, वो लड़की स्वर्ग की अप्सरा को भी मात देती है। सम्राट के दिल में वो बहुत जल्दी जगह बना लेगी। आप बस किसी तरह उस लड़की को सम्राट की दुल्हन बना दीजिए, बाकी सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर इस संसार में शैतान है तो भगवान भी है, भगवान पर विश्वास बनाकर चलिए, सब कुछ ठीक होगा। अब मैं चलता हूँ, रात की तैयारी भी करनी है। इतना कहकर महापुरोहित जी उठे और उन्होंने अपने शिष्यों को इशारा किया और फिर वह सब मिलकर हवेली के एक कमरे की तरफ चले गए। क्यों सृष्टि को अमावस्या की रात जगा के रखा जाता है?